हाँ, अब आते हैं थर्ड फैक्टर है जो है अप्लाइड करंट। ठीक है, अप्लाइड करंट ये इजी है बिल्कुल, इसमें भी वैसा ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह की करंट देते रहते हैं। एक करंट ऐसा आता है जिसपे सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर की तरह हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन में बताता हूँ। पहले ये बॉक्स याद रखो। इन सुपर कंडक्टर current flowing without any resistance due to change in magnetic flux called per resistance current, और इसका लाइफ टाइम होता है मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब मैंने तुझे बताया था ना कि अगर इसे हटा दिया जाएगा फिर भी सुपर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता रहता है काफ़ी टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक। उसे कहते हैं पर रेजिस्टेंस करंट। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज है ये, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अप्लाइड करंट, इसमें क्या आता है कि सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना ऑल्सो डिपेंड ऑन अप्लाइड करंट टू द सैंपल ऑन टू द। जब हम अप्लाइड करंट मतलब सुपर कंडक्टर है उस पर अगर हम करंट देंगे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है तो देखते हैं। फर्स्ट वी कूल द सैंपल बिलो टीसी। पहले हमने सैंपल लिया, सैंपल को कूल किया कहाँ तक? टीसी या टीसी से नीचे, तो वो सैंपल बिहेव करेगा सुपर कंडक्टिंग की तरह। ठीक है, सुपर कंडक्टर की तरह। अब आता है, अब देखो ये यहाँ तक रुक जाना, मैं इसके बीच में कुछ एक अलग मेथड्स है वो बताता हूँ। देखो, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कोई भी एक सैंपल दिया है उसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकालनी है तो 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है 4 प्रोब मेथड, दूसरा 2 प्रोब मेथड, ये दोनों हमने बीएससी में कर रखे हैं। वेंडर पॉ मेथड एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो 4 प्रोब मेथड, 2 प्रोब मेथड और वेंडर पॉ मेथड। ठीक है, तो 4 प्रोब जो मेथड होता है वो इन तब यूज़ होता है जब ये चीज़ें होनी चाहिए। लो रेजिस्टेंस सैंपल, मतलब 4 प्रोब मेथड है वो सिर्फ लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है, मतलब कितना 500 ओम से नीचे के लिए। ठीक है, और ये वेरी सेंसिटिव होता है, वेरी एक्यूरेट होता है। ठीक है, 2 प्रोब जो होता है वो किलो ओम और मेगा ओम हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होता है। ठीक है, और वेंडर पॉ मेथड जो होता है वो इरेगुलर शेप्स के लिए होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप्स के लिए होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बस। तो अब आते हैं, ऐसे ही होता है। देखो, एक सैंपल है उसमें कांस्टेंट करंट की सप्लाई दी जा रही है आई। ठीक है, और ये वोल्टेज है और ये ऐसे निकालते हैं वो 4 प्रोब मेथड से। इतना जानकारी नहीं है पर पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब यूज़ होना है। ठीक है, अब आते हैं कि देखिए ये कह रहा है इफ़ इंक्रीज द करंट। अगर हम देखो कोई सैंपल है, सुपर कंडक्टर है, ठंडा कर दिया, मतलब कोई सैंपल है उसे ठंडा कर दिया, सुपर कंडक्टर बन गया। ठीक है, टीसी से नीचे ठंडा करके वो सुपर कंडक्टर बन गया। अब उसमें हम करंट दिए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं उस करंट की वैल्यू को। देन एट वन वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना विल डिस्ट्रॉय एंड इट स्टार्ट शोइंग नॉर्मल कंडक्टिंग फिनोमिना। ठीक है, और सिमिलरली उस करंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल करंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, नाउ वी विल इंक्रीज द करंट टू द सैंपल। वो ये कि मतलब क्या होगा, कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही पहले टीसी अटेन करना चाहिए, मतलब पहले ठंडा, मतलब सुपर कंडक्टर बनाना है तभी वो ये करंट वाली प्रॉपर्टी होगी कि वो सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर में करेगा। अगर सुपर कंडक्टर ही नहीं होगा फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा करंट डाल के। ठीक है, तो उसने टीसी तक ठंडा कर दिया। फिर सुपर कंडक्टिव फिनोमिना, एज वी अप्लाई करंट, जैसे हम करंट अप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक वैल्यू पे करंट सैंपल रिस्टोर्ड। ठीक है, इट नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में फिर से वापस ला देता है, एक स्पेसिफिक रेंज है। एंड गिव सम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देता है। द करंट और करंट डेंसिटी एक ही चीज़ है, करंट और करंट डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया जो भी है। यूनिट मतलब 1 तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही बात आ जाती है। एट विच द सैंपल कन्वर्ट फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना टू नॉर्मल फिनोमिना, इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल करंट डेंसिटी भी बोल सकते हो उसे। क्रिटिकल करंट डेंसिटी लिखेगा तो जे की सबस्क्रिप्ट में सी लिखेंगे, क्रिटिकल करंट लिखेंगे तो आई की सबस्क्रिप्ट में सी लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे बनता है कि अगर जे सी से छोटा है तो सुपर कंडक्टिंग होगा, और जे सी से बड़ा है, जे चले गया तो नॉर्मल कंडक्टिंग हो जाएगा। ये समझ गए। और रिलेशनशिप बिटवीन जे सी एंड एच सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर भी। जे सी इक्वल्स टू 2 पाई आर एच सी, या जे सी तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी है और 2 पाई तो नॉर्मल 2 इंटू 3.14, और आर तेरी क्या है? रेडियस ऑफ द सुपर कंडक्टिंग वायर, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है या जिस सैंपल में फ्लो हो रहा है उसकी रेडियस है। और एच सी क्या है? क्रिटिकल फील्ड है। ठीक है, तो इन दोनों में से जे सी दिया होगा तो एच सी निकाल सकते हैं, एच सी दिया होगा तो जे सी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया करंट का, ईजी है, नॉर्मल सा।
अब फोर्थ पे आते हैं, प्योरिटी एंड नेचर ऑफ द सैंपल। ये भी काफ़ी फैक्टर है, काफ़ी बड़ा फैक्टर है। तो ये कहता है कि सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सैंपल। नेचर ऑफ द सैंपल पे होता है, जैसे फिगर शोज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। अच्छा, मतलब सुपर कंडक्टिंग पे प्योरिटी से कैसे फ़र्क पड़ता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे, सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी से ऐसा बताया है ग्राफ में। तो ग्राफ कहाँ है, ये देखिए ग्राफ है। इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से स्टडी करिए। पहले हम सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, मतलब एक ए सैंपल है, वो पहले एक प्योर लिया हमने, प्योर ए। तो प्योर ए की रेजिस्टिविटी और रूम टेम्परेचर पे मतलब वो निकालेंगे टेम्परेचर के साथ, तो कैसा आएगा कि देखो रेजिस्टिविटी एक तो घटती आएगी और एक पॉइंट पे वो टीसी हो जाएगा। ठीक है, ये था नॉर्मल सुपर कंडक्टर जो प्योर होता है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। अब हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी, मान ले ए डैश हो गया, ए डैश इम्प्योरिटी डालने के बाद हो गया, थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालने के बाद, तो उसकी कर्व ये था ना, ये नॉर्मल था, ये टीसी पे 0 हो जाएगी रेजिस्टिविटी। अब कैसे होगा, थोड़ा सा स्टीपर जैसा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश, मतलब थोड़ी सी इम्प्योरिटी के साथ। अब हमने बहुत सारी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो जैसे जैसे हम इम्प्योरिटीज ऐड करते रहेंगे वो ऐसे होता रहेगा, मतलब और यहाँ से और विड्थ इंक्रीज होती रहेगी। पहले इतनी विड्थ थी कम इम्प्योरिटीज़ की, ये ज़्यादा होगी, और अगर और डाल देंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे से चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता, और टीसी तो सेम ही रहेगा, टीसी चेंज नहीं होता इम्प्योरिटी डालने से, याद रखना, इम्प्योरिटी डालने से टीसी चेंज नहीं होता। ये कह रहे हैं, और इस विड्थ को बोलते हैं ट्रांजिशन विड्थ। ट्रांजिशन विड्थ ऑफ सुपर कंडक्टिंग इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ को इंक्रीज करते रहेंगे, ट्रांजिशन विड्थ भी बढ़ती रहेगी। टीसी विल रिमेन सेम, टीसी सेम ही रहेगा। अब कहता है कि अगर देखो, अगर एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं तो सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन विड्थ इज वेरी लेस। सिंगल क्रिस्टल की वेरी लेस होगी एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन, मतलब एक से ज़्यादा अगर क्रिस्टल होगा कोई, मतलब होते हैं ना, जैसे कोई एक सिंगल क्रिस्टल होता है, फिर एक पॉलीक्रिस्टलाइन, ऐसे ऐसे करके जो होते हैं उनमें ज़्यादा ये हो जाएगा, ट्रांजिशन विड्थ होगी। ठीक है, सिंगल की कम होगी और पॉली की ज़्यादा होगी, ये वाली भी याद रखिएगा, सिंगल की वेरी लेस एज कम्पेयर टू पॉली सैंपल। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता है, इट शोज दैट सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द विड्थ। ठीक है, नेचर ऑफ विड्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो बता दिया हमने आपको। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, अब इम्प्योरिटीज़ भी डिफरेंट तरह की हो सकती है, तो अगर हम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो वो लिटिल इफेक्ट ऑन द सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना, वो बहुत कम सा इफेक्ट डालती है सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना में। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं तो वो क्या करती है, डिक्रीज द सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना। ठीक है, वो कभी कभी तो सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना को, कभी कभी तो जैसे अगर वो डिपेंड करता है कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालती है, पर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो बहुत फ़र्क डालेगी तेरी सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना में। कभी कभी तो वो डिस्ट्रॉय ही कर देती है सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना। ओके, ये पता लग गया ना आपको इम्प्योरिटी से। तो ये इम्प्योरिटीज़ का था, मैंने बता दिया इम्प्योरिटीज़ से क्या होता है। देखो, इम्प्योरिटीज़ से पहले अगर प्योर होगा तो वो ऐसा देगा, ठीक है, फिर इम्प्योर होगा तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और ज़्यादा इम्प्योर कर देंगे, इससे ज़्यादा भी इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे तो और हो जाएगा। तो यानी कि विड्थ बढ़ती रहेगी जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि अगर सिंगल क्रिस्टल होता है तो उसमें जो ट्रांजिशन विड्थ होती है, मतलब वही विड्थ कम होती है और पॉलीक्रिस्टलाइन में ज़्यादा होती है। और तीसरा पॉइंट था कि अगर नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो वो बहुत कम फ़र्क डालती है सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना पे, बट अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं, मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बर्बाद कर देती है सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना को, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट और जो फाइनल फिफ्थ है वो बहुत आसान है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम सुपर कंडक्टर बना दिया, बाहर से प्रेशर डाल दे। देखो, बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर ऑन सुपर कंडक्टिंग सैंपल द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज। जैसे मान लीजिए पहले मैंने बताया था कि Hg का 4.2 पे केल्विन पे आता है, पर अगर मैं उसमें काफ़ी प्रेशर डालूंगा, प्रेशर डालता रहूँगा, मतलब एक बार सुपर कंडक्टर बन गया है 4.2 पे, बट मैं उसके बाद प्रेशर डाल रहा हूँ या अंडर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में कर रहा हूँ, तो ये जो 4.2 है ये बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि इस तरफ को शिफ्ट होगा, यानी कि 4.2 के बाद 3 हो सकता है, 10 केल्विन हो सकता है, 100 केल्विन हो सकता है, मतलब बढ़ेगा। मतलब अगर 10 केल्विन हो गया तो 10 केल्विन कितना था, 273 माइनस 10, ये कितना हो जाए, मैं 1, ठीक है, ऐसे निकाल के 273 अच्छा
x माइनस एक्स प्लस 273 माइनस 273, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइक 10 केल्विन 263 समथिंग ना, मतलब 263 डिग्री। ऐसे ऐसे बढ़ाते सकते हैं, मतलब जो 4.2 केल्विन पे अगर उसका TC आ रहा था तो वो बढ़ के वो 10 केल्विन हो जाएगा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे, मतलब उसको हम जल्दी अटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखो 4.2 केल्विन मतलब बहुत, जैसे 4.2 केल्विन कितना हो गया, 4.2 था पहले, तो 4.2 का मतलब कितना होता है 263 पॉइंट समथिंग आएगा 8 डिग्री सेल्सियस पे अटेन, माइनस 263 डिग्री 0.8 डिग्री सेल्सियस पे पहले TC आ रहा था। अब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो माइनस 263 नहीं रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 केल्विन 4.2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब जल्दी आ जाएगा। मतलब अगर माइनस 263, देखो जीरो से माइनस 263 अटेन करने के लिए पहले इधर क्या आएगा -1 -2 -3 ऐसे चलेगा ना, तो इस इधर ही आ जाएगा। मतलब ज़्यादा अगर यहाँ पे आता था TC तो यहाँ पे आने लग जाएगा अब ज़्यादा प्रेशर, मतलब इससे पहले ही हम अटेन कर लेंगे TC अगर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो फ़ायदा है ना हमारे लिए कि ज़्यादा ठंडा करना हमारे लिए मुश्किल है, पर अब ज़्यादा प्रेशर के अंडर काम करेंगे तो मतलब वो जल्दी ही 4.2 से पहले ही आ जाएगा। मतलब वो 10 केल्विन पे भी आ सकता है, 20 पे आ सकता है, वो मटेरियल टू मटेरियल करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, सीजियम एक नॉर्मल कंडक्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब एटमॉस्फेरिक 1 atm होता है तो वो एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट इट बिहेव एज अ नॉर्मल कंडक्टर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सैंपल इट इज कन्वर्टेड टू इनटू द सुपर कंडक्टिंग, ठीक है। 110 किलो बार का अगर प्रेशर डालते हैं ना सुपर, तो ये हो जाएगा किसमें, सुपर कंडक्टिंग में बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रेशर से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर होगा तो जल्दी ही हाई प्रेशर से क्या होगा, अगर हाई प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो TC जल्दी मिल जाएगा, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये फ़र्क पड़ता है, समझ गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स बताऊँगा। यहाँ तक ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो ध्यान से पूछ लेना, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, नॉर्मल एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, वो क्रिटिकल, तो इसलिए बता देना, ध्यान से समझ आता है तो।